नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी इलेक्शन 2022 आपका घोषणा पत्र हुआ जारी। हर साल 10 लाख नौकरी, मुफ्त बिजली जैसे कई लुभावने वादे। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे आम आदमी का गारंटी पत्र नाम दिया है। दोस्तों, अपने इस गारंटी पत्र में पार्टी ने एक महिला को 1000 रुपए प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुराने बिल माफ, बजट का 25% शिक्षा पर खर्च, प्रति माह 5000 बेरोजगारी भत्ता, हर साल 10 लाख नौकरी, गन्ना व अनाज भुगतान 24 घंटे के अंदर, किसानों को मुफ्त बिजली और किसानों के पुराने कर्ज माफ जैसे वादे किए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कोई जुमला दिखावा नहीं होता। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र गारंटी पत्र होता है। जो वादे करते हैं वो धरती पर करके दिखाते हैं। यह हमारा यूपी की जनता के साथ एग्रीमेंट है। सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी, सारे पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे और 24 घंटे बिजली दी जाएगी। सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे। बेरोजगारों को हर माह 5000 रुपए देंगे जब तक कि उनकी नौकरी नहीं लग जाती। माताओं बहनों को प्रति माह 1000 रुपए दिया जाएगा। किसानों के जितने भी पुराने कर्ज बकाए हैं माफ होंगे। सरकार बनने के बाद पूरे बजट का 25% शिक्षा के ऊपर हम खर्च करेंगे। इस तरह से दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने काफी लुभावना घोषणा पत्र जारी किया। वैसे इस बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्किन के ऊपर लगभग 21 घंटों तक ओमिक्रॉन रह सकता है जीवित। जी हां दोस्तों, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इस मुद्दे पर अब जापान के क्योटो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट स्किन के ऊपर लगभग 21 घंटों तक जीवित रह सकता है। वहीं प्लास्टिक सरफेस पर यह वेरिएंट 193 घंटों से ज्यादा एक्टिव रह सकता है। अपनी इन दोनों खूबियों के चलते यह वेरिएंट कोरोना के बाकी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक बन जाता है। यही वजह है कि कोरोना के किसी और वेरिएंट की तुलना में यह वेरिएंट ज्यादा तेजी के साथ दुनिया में फैल रहा है। दोस्तों, रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस का अधिक समय तक सतह पर जिंदा रहना उसके तेजी से फैलने में अहम भूमिका निभाता है। स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस का ओरिजिनल स्ट्रेन प्लास्टिक की सतह पर 56 घंटे, अल्फा स्ट्रेन 191.3 घंटे, बीटा 156.6 घंटे, गामा 59.3 घंटे और डेल्टा वेरिएंट 114 घंटे तक जीवित रहने में सक्षम था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में ऑड इवन वीकेंड कर्फ्यू हुआ खत्म। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 200 लोग। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों में गिरावट के बाद अब आम जनता को बंदिशों से राहत मिली है। कोरोना हालात पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक शुक्रवार को हुई। इस बैठक में वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों के ऑड इवन सिस्टम खत्म करने पर फैसला लिया गया। हालांकि अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं दोस्तों, 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कूल अभी बंद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी स्कूलों को खोलने की बात कही थी। हालांकि फैसला डीडीएमए की बैठक में होगा। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा कभी भी ऑफलाइन शिक्षा की जगह नहीं ले सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूलों को उस समय बंद कर दिया था जब यह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब अत्यधिक सावधानी छात्रों को नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा, बिहार में बवाल के बाद 55 छात्र हिरासत में, 12 सरकारी कर्मचारी जख्मी, रेलवे संपत्ति को भी हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में कथित विसंगतियों के विरोध में बिहार में छात्रों ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने बुधवार को गया में एक ट्रेन में आग लगा दी। रेल मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बिहार के आरा, गया, नवादा और सीतामढ़ी में छात्रों के आंदोलन से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। केवल नवादा जिले में करीब 3
3 करोड़ रुपए की रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंची है। बाकी जगहों को लेकर आकलन जारी है। दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि बिहार में छात्रों के आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों से 55 छात्र हिरासत में लिए गए। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक रेलवे को जिला प्रशासन ने नहीं दी है। नवादा से 32 छात्र हिरासत में लिए गए हैं, जबकि जहानाबाद से 2 छात्र, सीतामढ़ी से 13 और गया से 8 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरआरबी एनटीपीसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में पुलिस कार्रवाई के पीड़ित छात्रों से की बात, मिलने का किया वादा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के हॉस्टल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला तूर पकड़ता दिख रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को पीड़ित छात्रों से वर्चुअल तरीके से बात की। कांग्रेस महासचिव ने छात्रों से जल्द मुलाकात का भरोसा भी दिया और योगी सरकार पर भी निशाना साधा। हाल ही में यूपी पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस प्रयागराज के हॉस्टल लॉन्ज में घुसकर दरवाजे तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले में अधिकारियों ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। 24 जनवरी को रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों को लेकर पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। उसी के विरोध में प्रयागराज के छात्र भी सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद पुलिस का छात्रों से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी से बातचीत के दौरान छात्रों ने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद प्रियंका ने कहा कि वे उनके साथ खड़ी है और हर मंच से उनकी बात उठाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र का अलर्ट, देश में कोरोना के अधिकांश केस ओमिक्रॉन के तीसरी लहर में बढ़ सकते हैं मरीज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक बड़ी बात कही। मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में कोविड-19 का एक प्रमुख रूप है। मंत्रालय ने कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल आया है और देश में सामने आ रहे कोरोना के मामलों में ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के ही हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी माना कि ओमिक्रॉन के साथ साथ अभी भी देश में डेल्टा वेरिएंट के मामले बड़ी संख्या में है और उसके केसेस में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में कोविड के मामलों का पठार यानी कि चढ़ाव मिलने के संकेत है। हालांकि कुछ जिलों में भी कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ओमिक्रॉन का एक उपसंस्करण जो कि ओमिक्रॉन BA.2 है, भारत में अधिक देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हमें कोविड के पठार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं, लेकिन यह कुछ क्षेत्र तक ही सीमित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला, बिक्री के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जाने दोस्तों क्या है पूरी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है खबर। दरअसल दोस्तों देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। DCGI ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पताल खरीद सकेंगे। वैक्सीन की बिक्री मेडिकल स्टोर पर नहीं होगी। वैक्सीन की बिक्री को लेकर कुछ नियम भी तय किए गए हैं। वैक्सीन को लेकर इस फैसले से सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है। कुछ लोगों ने इस फैसले को कोविड के खिलाफ जारी अभियान के लिए महत्वपूर्ण बताया। निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स तक वैक्सीन की पहुंच बढ़ने के बाद टीकाकरण अभियान से जुड़े सरकारी तंत्र और कर्मचारियों का बोझ जरूर घटेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया के लिए सरकार को मिली फाइनल पेमेंट, गुरुवार से टाटा की हो गई एयरलाइन। जी हां दोस्तों, टाटा समूह ने गुरुवार को सरकार से आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन शेखरन ने अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने पर खुशी जताते हुए कहा कि टाटा समूह में एयर इंडिया को वापस पाकर हम काफी रोमांचित हैं। हम इसे विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने को प्रतिबद्ध है। शेखरन ने आधिकारिक हैंडओवर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि एयर इंडिया का
रणनीतिक विनिवेश लेन देन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें एयर इंडिया के 100% शेयर प्रबंधन नियंत्रण के साथ मैसर्स टेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर के नेतृत्व में एक नया बोर्ड एयर इंडिया का प्रभार लेगा। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा समूह के साथ 18,000 करोड़ रुपए में शेयर खरीद समझौता किया था। सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसकी इकाई AISTS की बिक्री भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने में क्या दिक्कत है। जी हां दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम पीठ ने शिक्षण संस्थानों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने में क्या कठिनाई है, यह सवाल करते हुए मंगलवार को कहा कि यदि कोई हिंदी नहीं सीखता है तो उत्तर भारत में नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MN भंडारी और न्यायमूर्ति PD ओदिकेसवल्ली की पीठ ने यह बात उस समय कही जब केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने के अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका आज उनके सामने आई। कुंडलूर जिले के एक सरकारी संगठन आलम राम के सचिव अर्जुनन एल्ला राजा की याचिका ने संबंधित प्राधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे पर विभिन्न मामलों में उच्चतम न्यायालय के सुझावों को समायोजित करते हुए आवश्यक संशोधनों के साथ तमिलनाडु में NPE को लागू करें। ऐसे कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए जिसमें तमिलनाडु के योग्य व्यक्तियों ने हिंदी ज्ञान की कमी के कारण उत्तर भारत में नौकरियां पाने का अवसर खो दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तमिलनाडु राज्य में नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि उम्मीदवार स्थानीय भाषा से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन राज्य के बाहर उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्यों न हिंदी को तीसरी भाषा बना दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो कट सकता है 1 लाख रुपए से ज्यादा का चालान, वाहन चलाते समय बरतें खास सावधानी। जी हां दोस्तों, वाहन चलाते समय अगर लापरवाही बरतते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको 1 लाख रुपए का चालान थमा सकती है, इसलिए सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाना चाहिए। दोस्तों, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका 1.41 लाख रुपए से ज्यादा का चालान कट सकता है। संशोधित मोटर अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद ऐसा पहले भी हो चुका है। नए नियमों के तहत अगर आप ट्रक चलाते समय ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो 1,41,700 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। सितंबर 2019 में ओवरलोडिंग की वजह से दिल्ली में राजस्थान के एक ट्रक का 1,41,700 रुपए का चालान कटा था। बाद में ट्रक मालिक ने रोहिणी कोर्ट में जाकर चालान जमा कर दिया था। आपके साथ भी ऐसी घटना न हो इसलिए वाहन चलाते समय ट्रैफिक रूल्स का खासकर पालन जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अधिकतम चालान की राशि 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है, जो कि आपकी जेब के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वैसे दोस्तों हम आपको बता देते हैं कुछ चालान, जैसे कि ओवरलोडिंग पर 5,000 रुपए का जुर्माना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है। इसके अलावा परमिट वायलेशन के लिए 10,000 का जुर्माना कट सकता है आपका, इंश्योरेंस नहीं होने पर 4,000 का, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 का, बिना ढकी निर्माण सामग्री ले जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पलट गई बाजी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर आदमी, दुनिया में 11वां है नंबर। जी हां दोस्तों, पिछले 2 दिन से भारतीय शेयर बाजार में मंदी का माहौल है, जिसके चलते रिलायंस के शेयरों में भारी गिरावट आ गई। इसका असर मुकेश अंबानी की कमाई में भारी गिरावट के रूप में पड़ा। इसका सीधा असर गौतम अडानी पर पड़ा। गौतम अडानी अब कमाई के मामले में मुकेश अंबानी से आगे निकल गए हैं। दोस्तों, फोर्ब्स के रियल टाइम नेटवर्थ डेटा के मुताबिक गौतम अडानी की वेल्थ 90 अरब डॉलर यानी कि 6.72 लाख करोड़ रुपए है, जबकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 89.8 अरब डॉलर यानी कि 6.71 लाख करोड़ रुपए है। कमाई के मामले में दुनिया में अडानी का नंबर इस डेटा के मुताबिक 11वां है और मुकेश अंबानी का 12वां है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या ओमिक्रॉन से विकसित एंटीबॉडी कोरोना के सभी वेरिएंट्स पर होगी प्रभावशाली, ICMR की स्टडी में हुआ बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण में बढ़ोतरी का कारण बना है, लेकिन यह वेरिएंट इस महामारी से बाहर निकलने में कारगर साबित हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने अपने अध्ययन में यह खुलासा किया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद इससे विकसित होने वाली एंटीबॉडीज न केवल इस वेरिएंट के खिलाफ बल्कि कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट्स के विरुद्ध भी प्रभावी होगी। इनमें डेल्टा वेरिएंट भी शामिल है, जिसने भारत समेत दुनिया के कई देशों में लाखों
लाखों लोगों की जान ले ली थी। आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्तियों में बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिला। इससे न सिर्फ इस वेरिएंट की रोकथाम में मदद मिली, बल्कि डेल्टा समेत कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के खिलाफ भी यह प्रभावी रहा। इस स्टडी में बताया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से विकसित एंटीबॉडीज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी तरीके से काम करती है। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट से पुनः संक्रमित होने का खतरा भी कम रहता है। यानी कि दोस्तों, यही एक ऐसी दवा की तौर पर काम कर रहा है जो कि कोई भी वैज्ञानिक नहीं बना पाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।